गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक निकाल लिया था समीकरण 3 तक। मैं वापस आपको यहीं से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और एक बार इसको वापस पूरा डिटेल से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठोस अचालक गोला है तो आवेश अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो हमारे पास कैपिटल आर की जगह एक ठोस अचालक गोला है जिसके अंदर प्लस का आवेश समान रूप से वितरित है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गोले के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P की निम्न तीन स्थितियां संभव है, एक गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर और एक गोले के अंदर। ठीक है, पहली स्थिति हम लेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो गोले के बाहर स्थित होगा बिंदु P, तो O से B के बीच की दूरी होगी स्मॉल r, तो स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। तो हम जानते हैं जब भी हम गॉस का नियम यूज करते हैं तो एक गॉस के पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो स्मॉल r त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर इस स्मॉल r त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स का मान होगा कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1। ये संपूर्ण अल्पांश छोटे-छोटे, ये संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ छोटे-छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। तो एक अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार होगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान होगा d phi इक्वल टू E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है तो E डॉट ds cos थीटा। अब क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P दिशा में प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया तो अल्पांश की दिशा भी ds के डायरेक्शन में, तो E और ds सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। थीटा 0 cos 0 की वैल्यू आएगी 1, तो d phi इक्वल टू E डॉट ds। ये जो d phi का मतलब है अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 का समाकलन करेंगे तो d इंटीग्रेशन d phi इक्वल टू E इंटीग्रेशन ds। E को मैंने पहले बाहर लिख लिया। इसके बाद dx का समाकलन होता है x, dx का समाकलन होता है x, तो d phi हो जाएगा phi e और ds का हो जाएगा s e डॉट s। s है गोले का क्षेत्रफल। कौन से गोले की बात कर रहे हैं? बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं। तो त्रिज्या भी इसी की लेंगे तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 pi r स्क्वायर। तो यहाँ पे इस s की जगह हम रख सकते हैं phi इक्वल टू e डॉट 4 pi r स्क्वायर। समीकरण 3 किसकी वैल्यू है? समीकरण 3 phi की वैल्यू और समीकरण 1 phi की वैल्यू है। तो हम आगे कर सकते हैं समीकरण 1 और 3 से। तो यहाँ लिखेंगे हम e डॉट 4 pi r स्क्वायर और यहाँ पे लेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e निकालना है तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 pi r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे r और एप्सिलॉन का स्थान परिवर्तित करेंगे तो e इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लेंगे q अपॉन r स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी गोले के बाहर। इसको समीकरण नंबर 4 ले सकते हैं। इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। इसको आप सदिश रूप लिखेंगे, सदिश रूप हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? सदिश रूप हम लिखेंगे, देखो वेक्टर लगा देंगे और यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश लेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर डॉट rk। rk यहाँ पर क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश हमें दिशा के बारे में बताता है तो ये होगा हमारे पास सदिश रूप। ठीक है, इसमें वैसे आपको इतना दिशा पता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर प्लस है तो इस साइड में जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस की तरफ। कॉपी दिशा में अगर आप यहाँ निकालोगे तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ। और बाकी अगर हम सदिश रूप लिखना चाहें तो kq अपॉन r स्क्वायर डॉट rk ये होगा हमारे पास एकांक सदिश। तो खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। अगर बिंदु P बाहर स्थित हो तो सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है यहाँ तक तो एकदम सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। आगे बात सुनने, अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन क्या है वो देखो। वो परिवर्तन कुछ इस तरह से होगा। परिवर्तन देखो हमारे पास समीकरण 4 आपको दिखाई दे रहा है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं
अगर आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। याद होगा आपको। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू हम लेंगे रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। याद आया? अगर आवेश का वितरण, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, पहला ही लेक्चर था वो, फर्स्ट वीडियो था सेकंड चैप्टर का, उसमें हमने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था। अगर आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो इज इक्वल टू कुल आवेश अपॉन कुल आयतन q अपॉन v। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं q। तो q इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? q इज इक्वल टू रो v, q इज इक्वल टू रवि, ऐसे याद रख सकते हो। q इज इक्वल टू रो v या q इज इक्वल टू रवि। अब आवेश कहां पर वितरित है? आवेश केवल छोटे वाले गोले में है, बड़े वाले गोले में नहीं है। तो आवेश अगर छोटे वाले गोले में है तो आयतन भी हम छोटे वाले गोले का ही लेंगे। समझ गए बात को? आवेश अगर छोटे वाले गोले में है तो आयतन भी किसका लेंगे? छोटे वाले गोले का। ठीक है। तो आयतन हम जानते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब या 4 पाई 3। अब 4 पाई 3 into r क्यूब। तो q इज इक्वल टू यहां लेंगे q इज इक्वल टू हो गया रो और v आयतन किसका? छोटे वाले गोले का। तो यहां लेंगे 4/3 पाई। अब छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी? कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R, तो यहां ले लेंगे कैपिटल R क्यूब। तो q की वैल्यू क्या आ गई? रो आयतन हमने ले लिया 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यों लिया? क्योंकि छोटे वाले गोले में ही आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है। तो इस गोले की हमें त्रिज्या लेनी है। अब देखो समीकरण नंबर ये हो गए 5 और समीकरण 4। समीकरण 5 का मान रखने पर समीकरण 4 में ये हमारे पास q की वैल्यू है, यहाँ पे समीकरण 5 का मान इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो हम बात करते हैं समीकरण 4 और 5 से। तो क्या वैल्यू आएगी? देखो वैल्यू आएगी हमारे पास E is equal to 1/4 pi epsilon naught, यहाँ लेंगे 1/r स्क्वायर। अब यहाँ q है और q के स्थान में रख देंगे रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये 4/3 ये अपॉन में 3 नीचे आ जाएंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E is equal to 1/4 pi epsilon naught। ये हो गया हमारे पास रो अपॉन r स्क्वायर, यहाँ ले सकते हैं 4/3 अब 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। तो 4 पाई या 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है। जो सारी वैल्यू बची है वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लेंगे E is equal to, यहाँ ऊपर क्या बच रहा है? रो और कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे रो कैपिटल R क्यूब और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, इप्सिलॉन नॉट बच रहा है, स्मॉल r स्क्वायर बच रहा है। तो 3 इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा E is equal to रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं E is equal to रो अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन r स्क्वायर। एक ही बात है, किसी भी तरह से लिखो तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे आपको वहां तक ये आंसर आ गया था। ठीक है। समीकरण 4 तक तो आगे करने की क्या जरूरत है? तो ये इसलिए क्या है कि अगर आयतन आवेश घनत्व में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आयतन आवेश घनत्व मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आयतन आवेश घनत्व में आप इस तरह से संबंध बना सकते हो। आयतन आवेश घनत्व से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ठोस अचालक गोलेकर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 4 नंबर में आता है। तो 4 नंबर में आता है तो आपको फिर सारी वैल्यू करनी पड़ेगी। यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ तक भी करना पड़ेगा ताकि आपका 1 नंबर या आधा नंबर भी कटे नहीं, सारे के सारे नंबर आपको मिल जाए। आगे बात समझ में, पूरे नंबर आपको मिल जाए। इसके बाद यहाँ तक ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो दूसरे पॉइंट के बारे में देखो। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा? जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तो देखो ये हमारे पास कैपिटल R की जगह है गोला। ठीक है।
इसका मध्य बिंदु O। अगर बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होगा, यहाँ पर ही होगा, तो ये हो गया स्मॉल r। तो हम जानते हैं इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, कैपिटल R। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पहले तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट और यहाँ पे लेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो ये कंडीशन होगी जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जल्दी से आंसर निकालना है। बस स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R इनपुट करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल r की जगह में क्या करना है, कैपिटल R इनपुट करना है। ठीक है, तो कहानी सेम वही होगी। यहाँ पे भी O से P डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, यहाँ पे भी अल्पांश लेंगे वही उसी डायरेक्शन में, तो सारी वैल्यू वही आएगी। बस हमें क्या करना है, अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस केवल स्मॉल r की जगह कैपिटल R करना है। तो पहली स्थिति में समीकरण 4 हमारे पास है, इसको भी आप दे सकते हो समीकरण नंबर 5 दे लो, इसको दे लो, इसी को भी दे सकते हो समीकरण 5। समीकरण 5। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 4 व 5 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो क्या होगा, अगर हम रखेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू, पहले 4 में रख रहा हूं मैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, समझ गए। और ये कंडीशन हमने उसमें भी की थी, किसमें, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले भी किया था। अब इसमें H अलग गोले के पहले बिंदु में भी हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है, तो इसमें भी हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो अब 5 में मान रखना हो तो क्या होगा, 5 में अगर हम मान रखेंगे तो होगा E इज इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल r स्क्वायर बना लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर काटापीटी करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो देख लेना, आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरा जो इसका पॉइंट है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, ये अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो टॉपिक है गाउस के अनुप्रयोग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करो, आएगा तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।